हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस ट्यूटोरियल। मैं ब्रजेश कुमार आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग यूपीपीसीएस 2019 के एग्जाम में वन ऑफ द टॉपर अनिरुद्ध मिश्रा जी, आज उनसे हम लोग यूपीपीसीएस से रिलेटेड सारी स्ट्रेटजी और जो भी उन्होंने चैलेंजेस फेस किए उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू जीएस ट्यूटोरियल सर। तो आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, किस तरह आपने यूपीपीसीएस एग्जाम में क्या फेस किया और अपने बारे में पहले कुछ बताइए। धन्यवाद मिस्टर ब्रजेश कुमार जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए अपने जीएस ट्यूटोरियल के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार मिश्रा है। मैंने 2019 के यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और मुझे उसमें खंड विकास अधिकारी का पद प्राप्त हुआ है। मैंने अपना ग्रेजुएशन एचपीटीआई कानपुर से केमिकल टेक्नोलॉजी में किया हुआ है। उसके बाद मैंने एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम किया। फिर उसके पश्चात मुझे आभास हुआ कि शायद सिविल सर्विसेज में आना एक बेहतर ऑप्शन होगा मेरे लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर आने का प्रयास किया और जिसमें मुझे यहाँ तक आने में सफलता मिली। ओके, थैंक यू सर। तो आप भी बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होता है पीसीएस में। तो अब हम जानना चाहेंगे आपकी मतलब इस एग्ज़ाम को लेके क्या स्ट्रेटजी रही है और स्पेशली बिगिनर्स के जो गांव मतलब रूरल एरिया में है, जिन्हें गाइडेंस का थोड़ा अभाव है, उन्हें क्या क्या चैलेंज, चूँकि आप भी थोड़ा रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो वहाँ के लोग बिगिनर्स जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो उन्हें किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और उसे किस तरह टैकल किया जाना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि यह एक देश और प्रदेश का काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है और इसमें देश के वरिष्ठ पदाधिकारी की नियुक्ति होती है, जैसे कि एसडीएम, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एआरटीओ, खंड विकास अधिकारी, अन्य महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति होती है। इसलिए इस एग्ज़ाम का महत्व अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इस एग्ज़ाम में काफ़ी चुनौतियाँ भी आती हैं आपको चुनौतियों को भी फेस करना पड़ता है। जैसे खासतौर से अगर आप किसी पिछड़े इलाके से या किसी संसाधनों से वंचित इलाकों से आप अगर आ रहे हैं तो आपकी कठिनाइयों में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इसलिए इसमें मुख्य चुनौती आपकी ये आती है कि आपको सही जानकारी का अभाव रहता है कि आपको किस दिशा में आपको प्रयास करना है, किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। इसके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आपको सही दिशा प्राप्त हो। इसके लिए आप अपने किसी कॉलेज सीनियर या जैसे बहुत सारे यूट्यूब पे जो और भी टॉपर आते हैं उनके इंटरव्यू में आप देख सकते हैं। उससे आप अपनी राय बना सकते हैं कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है, इस एग्ज़ाम की क्या प्रायोरिटीज़ है, क्या रिक्वायरमेंट है। उस दिशा में अगर आप आगे बढ़ते हुए अपने प्रयास को जारी रखेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो थैंक यू सो मच सर इतना डिटेल में बताने के लिए। अब एक और समस्या आती है, बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि इसमें फुल टाइम तैयारी अगर करनी है तो वो कितना टाइम डिवोट करना पड़ेगा, और या पार्ट टाइम अगर मुझे तैयारी करना है किसी जॉब के साथ साथ, या बहुत लोग अपना मास्टर्स कंटिन्यू करते हुए या अपने एकेडमिक्स में कंटिन्यू करते हुए तैयारी करना चाहते हैं, तो उसे उन लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह टैकल किया जाए। जी बिल्कुल, काफ़ी लोग क्योंकि ये एग्ज़ाम जैसा कि काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, इसमें हर एक बैकग्राउंड के लोग आते हैं। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड के भी लोग आते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड के भी लोग आते हैं, एमबीए करके भी लोग आते हैं। तो काफ़ी डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग यहाँ पर अपनी चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। जैसे मेरा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स का कोर्स चल रहा है डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ में। तो ऐसा नहीं है कि इसको करना केवल अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको बाकी सारे ऑप्शन बंद करने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कुछ भी अगर पार्ट टाइम कुछ कर रहे हैं या फुल टाइम भी कर रहे हैं तब भी आप इसको कर सकते हैं। बस बशर्ते ये ज़रूरी है कि आपको इस विषय की और इस क्षेत्र की पूरी जानकारी हो। अगर आपको पूरी जानकारी है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि आप इसको क्वालिफाई करें। इसमें आपको जो पिन पॉइंटेड आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं या एक पिन पॉइंटेड अगर स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हैं तो आप किसी भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या फुल टाइम जॉब कर रहे हैं के साथ में इसको क्वालिफाई किया जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो हम लोग अभी जेएनयू में साथ में ही मास्टर्स कर रहे थे, तो ओके अभी कंटिन्यू करते हैं। तो इस एग्ज़ाम में कोई भी पब्लिक सर्विस एग्जाम हो या सिविल सर्विस एग्जाम हो, इसका सबसे टफेस्ट पार्ट जो माना जाता है वो न्यूज़पेपर रीडिंग या करंट अफेयर सेक्शन को कंप्लीट करना। क्योंकि न्यूज़पेपर या करंट अफेयर सेक्शन डेली नया नया आ जाता है,
तो उसे मैनेज करना सबसे क्रिटिकल या टफ टास्क माना जाता है। तो इस सेक्शन को आपने सर किस तरह से टैकल किया, प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। जैसे न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स काफ़ी टफ है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, मतलब इसको बैकबोन ऑफ द प्रिपरेशन न्यूज़पेपर को कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि न्यूज़पेपर से अगर आप पढ़ते हैं तो आप जो डेली रूटीन में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, देश विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, आप उनको कवर कर सकते हैं। और साथ ही जब आप जब कवर करते हो, आप जब आपके सामने घटनाएं घटित होती हैं तो आप उनसे आप उनसे अटैच हो जाते हैं थोड़ा, तो आपको थोड़ा एक कॉन्फिडेंस भी आता है अगर आप सारी घटनाओं को कवर कर रहे होते हैं। तो न्यूज़पेपर कवर करने के लिए मेरी ये राय रहेगी कि आप जैसे कोई भी इंडियन नेशनल न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस या अन्य न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं। और अगर न्यूज़ चैनल के लिए आप RSTV और हिंदी मीडियम के लिए जनसत्ता जैसे अखबार भी आप पढ़ सकते हैं, जिसमें देश विदेश की महत्वपूर्ण घटनाओं को काफ़ी अच्छे से कवर किया जाता है। साथ ही अगर आप, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम हर साल होते हैं और इसमें जो करंट के जो क्वेश्चन रहते हैं वो काफ़ी उनका वेटेज रहता है एग्ज़ाम के पैटर्न पे, तो इसलिए न्यूज़पेपर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए न्यूज़पेपर और करंट की इन्फॉर्मेशन रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अभी आएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो अब हम लोग सीधी बात नो बकवास करते हुए एकदम गागर में सागर बनने वाली बातें, टू दी पॉइंट बातें करेंगे। तो इसमें सर से हम जानना चाहेंगे कि प्रीलिम्स से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट, मतलब क्लियर कट श्योर शॉर्ट होना चाहिए, क्या की पॉइंट्स होने चाहिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, तो उसके बारे में सर। जी बिल्कुल। जैसा कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न है कि पहले आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर उसके बाद मेंस और फिर उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट होता है। प्रीलिम्स का जो सिलेबस आयोग ने डिफाइन किया है वो बहुत ही ब्रॉड सिलेबस नहीं है, काफ़ी ब्रॉड सिलेबस सॉरी, और इसमें काफ़ी सारे मुद्दों को कवर किया जाता है। तो इसका कोई पिन पॉइंटेड सिलेबस स्पेसिफिक नहीं है। जो पिन पॉइंटेड सिलेबस स्पेसिफिक सिलेबस है वो मेंस का है। प्रीलिम्स के सिलेबस के लिए आपको जो भी पुराने साल के क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जो UPPCS और UPSC के जो जिस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उनका अभ्यास करना काफ़ी ज़रूरी है। और जी जैसा कि एग्ज़ाम ये 3 चरणों में होता है कि सबसे पहले प्रीलिम्स का टेस्ट होता है, फिर उसके बाद मेंस का टेस्ट होता है, फिर उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो प्रीलिम्स का टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए, प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसमें आपको इसके नंबर आपको नहीं जोड़ते हैं, लेकिन आपको ये क्वालिफाई मेंस लिखने के लिए आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी रहता है। इसलिए और प्रीलिम्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको सारे जो भी आयोग के पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहे हैं वो लगाना जरूरी है, मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, इनका अभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है, पिन पॉइंटेड सिलेबस नहीं है, पिन पॉइंटेड स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, इसलिए इसका अभ्यास करना काफ़ी जरूरी है। प्रीलिम्स का जो भी एक रामबाण एक जो रहता है प्रयोग, वो यही है कि इसको आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ इसमें रिवीजन की भी काफ़ी ज़रूरत है। टेस्ट सीरीज तो बताएंगे। हाँ, बीच सीरीज नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स, मतलब प्रीलिम्स मॉक टेस्ट लोग करते हैं, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत लोग क्या करते हैं, बस मैंने भी देखा है कि मॉक टेस्ट बस लगातार लगाते जाते हैं, लेकिन ना ही उसका रिवीजन करते हैं, ना ही एनालिसिस करते हैं, ना ही उससे अपने वीक एरियाज पे वर्क करते हैं। तो क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स होते हैं मॉक टेस्ट देने के टाइम, उसके बारे में ज़रा बताएंगे। देखिए, मॉक टेस्ट लगाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे आपका अभ्यास होता है। अभ्यास करने से आपके पास काफ़ी ऐसी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं जिनका प्रयोग आप रियल एग्जाम में कर सकते हैं। जैसे एलिमिनेशन, आपके पास अगर कोई सवाल आपको नहीं भी आता है, अगर आपने सवाल लगाने का अभ्यास कर रखा है तो आप सही आंसर तक पहुँचने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए मॉक टेस्ट लगाना काफ़ी बेहद ज़रूरी हो जाता है। मॉक टेस्ट लगाने में हम लोग सामान्यतः अभ्यर्थी ये मिस्टेक कर देते हैं कि मॉक टेस्ट एक तो पूरा नहीं लगाते हैं और अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं जा पाते हैं। जैसे मॉक टेस्ट लगाया आपने, उसका रिवीजन नहीं किया, तो फिर वो मॉक टेस्ट आपके लिए ना के बराबर है, उसका लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मॉक टेस्ट लगाएं, उसका रिवीजन करें और वो प्रॉपर उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ते रहें साथ में। जितना मॉक टेस्ट आपने लगाया है वो आपको
एज इट इज़ आपको याद होना चाहिए या पता होना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ रखा है। और इसको साथ ही साथ दूसरा पॉइंट इसमें ये रहता है कि आप सही आंसर तक पहुंचने की एक अप्रोच डेवलप करनी चाहिए। अगर काफ़ी क्वेश्चन आयोग में ऐसे भी पूछे जाते हैं जिसका आपको आंसर नहीं पता होता है, लेकिन अगर आपकी अप्रोच सही है तो सही डायरेक्शन में अगर आप सोचने का आप कैपेबिलिटी है, स्किल रखते हैं, तो आप क्वेश्चन के बारे में ना जानते हुए भी आप काफ़ी टाइम पर आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप इन सब मिस्टेकों को अवॉइड कर सकते हैं, उनका रिवीजन कंपलसरी है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो अब हम प्रीलिम्स की बात हो गई, अब हम लोग चलते हैं मेंस की तरफ। जिसे सबसे मेंस एग्जाम ही कहा जाता है कि मेन एग्जाम होता है। तो मेंस एग्जाम को लेके आपकी क्या स्ट्रेटजी रही और आंसर राइटिंग को लेके क्या आप एस्पिरेंट्स को अपने एडवाइस देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि मेंस एग्ज़ाम है, नाम ही इसका मेंस है, तो ये आपका 1500, अगर आप यूपीपीसीएस की बात करते हैं तो ये आपके 1500 नंबर का वेटेज होता है। और इसी बेसिस पे आपकी इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। और काफ़ी 99% चांस आपको ये रहता है कि अगर आपके मेंस में नंबर अच्छे हैं तो आपको आपके मनपसंद की पोस्ट भी मिलती है। इसलिए मेंस आपका बैकबोन होता है पूरे एग्ज़ाम का। मेंस की प्रिपरेशन के लिए आपको आंसर राइटिंग कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। और आंसर राइटिंग के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। काफ़ी सोचना पड़ेगा कि सवाल क्या पूछा जा रहा है और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि आपके पास वहाँ पर केवल आपकी कॉपी जाएगी, आप खुद नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए आपको आपके उत्तर को सही दिशा में प्रदर्शित करने के लिए आंसर राइटिंग काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। वो आपके जो आइडियाज़ हैं आप उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने एग्ज़ाम कॉपी में, इसी बेसिस पे आपको उस पर नंबर मिलेंगे। तो आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आपके पास शॉर्ट नोट्स हों। हर एक विषय के, हर एक टॉपिक के छोटे छोटे जो भी सब टॉपिक दे रखे हैं मेंस के सिलेबस में, यूपीपीसीएस के मेंस के सिलेबस में, हर एक टॉपिक के आपके पास शॉर्ट नोट्स हो ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें और उसको एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट कर सकें। अगर आप इतना आप कर पा रहे हैं तो ये मान के चलिए आप एक अच्छा आंसर रिप्रेजेंट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसलिए हर एक टॉपिक के शॉर्ट नोट्स आपके पास ज़रूरी होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स होने से आपका ये फ़ायदा रहता है कि आपके पास अच्छी नॉलेज रहती है, काफ़ी डाइवर्स डायमेंशन आप कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ रिवीजन टाइम पे भी आप उसको काफ़ी कम समय में रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जब होता है तो आपके पास रिवीजन का समय कम होता है। इसलिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होना ज़रूरी है मेंस की प्रिपरेशन के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। जैसा कि सर ने कहा कि वहाँ पे आप नहीं, आपकी कॉपी जाती है, तो आंसर राइटिंग कितना इम्पोर्टेंस है इसी से आप समझ सकते हैं। तो इसमें एक सवाल और सबसे था, बहुत से एस्पायरेंट्स का ये एक सवाल होता है कि आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन के साथ ही आंसर राइटिंग शुरू कर दें या एक बार सिलेबस कवर कर दें। बहुत लोग बस सिलेबस कवर के इंतजार में ही रहते हैं कि अभी कवर करेंगे फिर मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट करूँगा। बहुत लोग फर्स्ट डे से ही चाहते हैं कि मैं आज से अपना आंसर राइटिंग शुरू करें। तो उसका क्या टाइमिंग होना चाहिए, मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए? आंसर राइटिंग, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात करी, आंसर राइटिंग अनअवॉइडेबल स्टेप है। तो इसकी प्रिपरेशन, अगर आंसर राइटिंग अगर आप कुछ भी अगर फर्स्ट डे से लिख रहे हैं तो शायद जहाँ तक मेरी समझ है कि आप सही उत्तर तक नहीं पहुँच रहे होंगे। आंसर राइटिंग लिखने के लिए आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आप फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग आपके लिए बहुत यूज़फुल नहीं होगी। हर एक मुद्दे पर, जैसे अगर आपने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, फिर उसके बाद अगर किसी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट पे आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इस सब्जेक्ट के बारे में मेरी डीप नॉलेज नहीं है या बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप उस सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग करना स्टार्ट ना करें। पहले आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, उसके बाद आप आंसर राइटिंग के लिए आप आगे बढ़ें, वो मेरा सुझाव रहेगा। तो थैंक यू सो मच। जैसा कि सर ने कहा कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद सवाल आता है मेंस में एक और चीज ऑप्शनल चॉइस का। तो ऑप्शनल चॉइस में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कितने डीप स्टडी की जरूरत होती है और क्या गाइडेंस की या कोचिंग ट्यूशन इन सब की भी जरूरत होती है। तो उसके बारे में आपका क्या राय है? जी बिल्कुल, ऑप्शनल का काफ़ी वेटेज रहता है। जैसा कि एक तो ऑप्शनल आपका हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, या आपको चॉइस दी जाती है कि आप कोई भी अपने मनपसंद का ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं।
तो अगर आपको चॉइस दी जा रही है तो आपके लिए क्राइटेरिया भी उतना ही हाई सेट होता है, हाई स्टैंडर्ड का सेट होता है। इसलिए ऑप्शनल के क्वेश्चन जितने भी रहते हैं वो थोड़े से जनरल स्टडीज से थोड़े सा उनका लेवल ज़्यादा डीप होता है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन माने जाते हैं, क्योंकि आप उसमें ये आपको चॉइस दी जा रही है कि आप क्या सब्जेक्ट पढ़ने में रुचि रखते हैं। इसलिए ऑप्शनल चूज करना एक काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट होता है पूरे प्रिपरेशन के जो भी फेज चलता है उसमें। इसलिए ऑप्शनल चूज करने के लिए मेरा ये सुझाव रहेगा कि अगर आपकी बेसिक रुचि जिस सब्जेक्ट में है पढ़ने की, आप वो सब्जेक्ट अगर आप चूज करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही साथ एक बेसिक रूल है ऑप्शनल चूज करने का कि अगर आप उस सब्जेक्ट में ज़्यादा डीप तक पढ़ सकते हैं और पढ़ने में आप बोरियत नहीं फील कर रहे हैं तो मेरी समझ से वो आप ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। दूसरा पैरामीटर ऑप्शनल चूज करने का ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने से आपको ये फील आपको आ जाता है कि क्या मैं ये सब सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊंगा पढ़ के या नहीं दे पाऊंगा, या इतने डीप तक मेरी इस सब्जेक्ट को समझने की स्किल डेवलप हो पाएगी कि नहीं। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। बाकी ऑप्शनल का काफ़ी वेटेज रहता है, क्योंकि जो आप GS में अगर आपने स्कोर अच्छा किया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आपको फाइनल लिस्ट में रैंक मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको टॉप रैंक चाहिए जैसे कि SDM या DSP के रैंक चाहिए तो आपको ऑप्शनल में अच्छा स्कोर करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसलिए ऑप्शनल मेरी ये राय रहेगी कि आप ऑप्शनल में सोच समझ के ऑप्शनल चूज करें, पूरा टाइम दें। सारे जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या कोई भी आपका गाइड है तो आप उनसे संपर्क करें। अगर आपको और कोई अगर आप GS ट्यूटोरियल में भी आप संपर्क कर सकते हैं कि आपका क्या ऑप्शनल बेस्ट रहेगा। इसलिए मेरी ये राय कि ऑप्शनल आप सोच समझ के चूज करें। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो हमने प्रीलिम्स के बारे में डिस्कस कर लिया, मेंस के बारे में डिस्कस कर लिया, फिर ऑप्शनल से रिलेटेड फिर जो भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सर से आपको कांटेक्ट करवा सकता हूं। उसके बाद अब आती है सिलेक्शन प्रोसेस के आखिरी चरण, मतलब पर्सनालिटी टेस्ट की। तो इसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस के आखिरी पर हम लोग अब इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट पर आते हैं। तो इंटरव्यू के दौरान बहुत लोगों को रहता है कि सर मुझे घबराहट होती है, मैं कूल या काम नहीं रह पाता हूँ इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान। तो आपने इंटरव्यू साक्षात्कार के पहले कुछ मॉक इंटरव्यू भी दिए थे, या आपने क्या वो स्ट्रेटजी अपनाई थी जिससे कि इंटरव्यू के दौरान आप कूल रह पाए थे? जी, जैसा कि पर्सनालिटी टेस्ट में लिखा हुआ है आयोग के नोटिफिकेशन में कि ये कोई नॉलेज या कोई फैक्ट चेक करने का प्रोसेस नहीं होता है, ये आपकी पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी को चेक करने के लिए ये प्रोसेस रखा गया है कि आप किसी एक ऑफिस के या किसी भी एक डिवीज़न के आप एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ रहे होंगे या किसी एक ऑफिसर की पोस्ट पर जा रहे होंगे, तो आपको कैसे बात करना है, कैसे जनप्रतिनिधि से बात करना है या कैसे जनता से संपर्क करना है, कैसे अपने सुझावों को सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। इसके लिए आपका एक कूल एंड काम पर्सनालिटी होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप अपना कूलनेस या कामनेस आप खो रहे होते हैं तो शायद वो एक सरकार के लिए एक नेगेटिव इफेक्ट का काम करता है। इसलिए आपको काम और कूल होना काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए अलग से आपको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आप अलग से प्रिपरेशन करना शायद मेरी राय में उतना सही नहीं होगा। और इसकी प्रिपरेशन एक ऐसा नहीं होता कि आप मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं तभी आप पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। पर्सनालिटी टेस्ट आपका स्टार्ट तभी से हो जाता है जब आप इस प्रिपरेशन फेज में ही इंटर करते हैं। तो आपका फर्स्ट जैसे पर्सनालिटी टेस्ट स्टार्ट हो जाता है कि अगर आपको कोई जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, अगर आप फ्रस्ट्रेट होकर आप उसको बंद कर देंगे तो फिर वो आपके थोड़ा पेशेंस लेवल आपका ख़त्म हो जाता है। साथ ही साथ अगर इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही आपको अपनी पर्सनालिटी पर फोकस करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि पर्सनालिटी आपका 2-4 दिन या 2 महीने में नहीं बनती, उसके लिए आपको एक लंबा समय देना पड़ता है। इसलिए मेरी ये मानना है कि अगर आप इस फील्ड में इंटर कर रहे हैं तो आप डे 1 से ही पर्सनालिटी टेस्ट पर फोकस रखें कि आप पर्सनालिटी टेस्ट आप किसी एक ऑफिसर में क्या उसकी विशेषताएं देखना चाहते हैं, वो अपने आप में आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। ये आप अगर पहले दिन से ही आकलन करना स्टार्ट कर देंगे तो मेरे समझ से एक अच्छा रास्ता होगा।
ओके, थैंक यू सो मच सर। तो हमने एग्जाम के प्रोसेस के सारे चरणों के बारे में एक एक करके पूरे डिटेल में सर से जाना, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए किस तरह तैयार। तो हम जानते हैं कि ये प्रिपरेशन ऐसा है कि इसमें सिर्फ तैयारी का ही रोल नहीं होता है, डिफरेंट सारे और भी फैक्टर्स होते हैं। तो अब और दूसरे फैक्टर्स की बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है सोशल प्रेशर या फैमिली या ग्रुप पीयर प्रेशर का। तो उनको टैकल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बिना उसे टैकल किए आप इस प्रिपरेशन में या इस फेज से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो सोशल प्रेशर या पीयर प्रेशर को आपने किस तरह टैकल किया, उसके बारे में हमारे पेरेंट्स। जी बिल्कुल। अगर आप इस फेज में जाते हैं, क्योंकि एक लंबा समय रहता है, ये एग्ज़ाम पूरा कंडक्ट होने में 1 साल का समय लग जाता है, तो इसलिए इस समय में आपके पास जाहिर सी बात है कि पीयर प्रेशर और सोशल प्रेशर आप फील कर रहे होंगे। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि अगर आप इस फील्ड में जा रहे हैं तो अपने आसपास के दोस्तों या अपने फ्रेंड हो या गाइड हो या अपने फैमिली मेम्बर्स जो इस फील्ड से जुड़े हो, जिनको इस फील्ड की जानकारी रहती हो, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। उनके साथ एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर डेवलप कर सकते हैं, जिससे आपको ये प्रेशर मिनिमाइज कर सकते हैं आपको। और साथ ही साथ दूसरी पॉइंट इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप स्वयं में कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ, मैं इस पोस्ट के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए कैपेबल हूँ। अगर आप ऐसा कॉन्फिडेंस रखते हैं तो आप दूसरों को भी कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं कि हाँ, ये आपका जो स्टूडेंट, आपका फ्रेंड है, आपका दोस्त है, आपके घर का सदस्य है, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कैपेबल है। इसलिए अगर आप खुद में कॉन्फिडेंस रखते हैं, आप कंसिस्टेंटली आप मेहनत कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस रख रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस दूसरों को भी दिखता है। तो जब दूसरों को कॉन्फिडेंस मिलता है, वो आपके साथ कोऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, आपको सपोर्ट करने लगते हैं। जो आपको स्टार्टिंग में आप मना कर रहे हो कि ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ है, आप नहीं क्रैक कर सकते हैं, अगर आपके पास खुद का कॉन्फिडेंस है तो धीरे धीरे आप दूसरों को भी वो कॉन्फिडेंस कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इसलिए मेरा जो ये मानना है कि आप खुद पे कॉन्फिडेंस कभी ना छोड़ें। हमेशा आप कॉन्फिडेंट रहें कि नहीं, ये एग्ज़ाम मेरे लिए है, मैं ये क्रैक कर सकता हूँ। जब वो कॉन्फिडेंस जब दूसरों को आपको दिखाई पड़ता है, तो फिर वो भी आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ से आपका पीयर प्रेशर खत्म होने लगता है धीरे धीरे। तो मेरा ये मानना है कि आप कॉन्फिडेंस कभी ना छोड़ें। ओके, थैंक यू।